लास्ट कहाँ तक था मामला? अच्छा, खड़ी नहीं यार, प्लाया झील के बारे में अपने देखना था ना थोड़ा, या फिर मैंने कुछ खड़ी नो प्लाया के बारे में बताया था, बता तो दिया था क्या होता है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा कल हम सबसे पहले जिसके बारे में देखा था वो था राजस्थान के मैदान थे। क्या क्या देखा था राजस्थान के मैदानों के बारे में? तो सबसे पहला देखा था कि ये जो मैदान है ये हमारे उत्तर भारत के विशाल मैदानी क्षेत्रों के ही क्या माने जाते हैं, भाग माने जाते हैं। कि जिसका भाग है उत्तर भारत के मैदान के भाग माने जाते हैं। और इन्हें हम दो अलग अलग नामों से जानते हैं। एक तो हम कहते हैं कि जिसे हम कहते हैं राजस्थान बांगर, एक हम कहते हैं थार मरुस्थल, एक हम कहते हैं रोही के मैदान। ये नाम थे तीन, या और भी कोई था इनमें? तीन ही था ना? ये तो हम राजस्थान को अलग अलग भागों में बांट रहे हैं, सिर्फ मैदानों की बात कर रहा हूँ। तो रोही के मैदान दरअसल है क्या? उसके बाद में हमने ये देखा था कि ये राजस्थान बांगर और थार का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है ये थार का मरुस्थलीय है वास्तव में। वास्तविक तौर पर क्या है, ये थार का मरुस्थलीय संरचना ही है। और ये जो थार का मरुस्थलीय क्षेत्र है यह दो भागों में क्या है, विभाजित है। हम एक को कहते हैं शुष्क मरुस्थल, और दूसरी संरचना को कहते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल, एरिड डेजर्ट, और दूसरे को सेमी एरिड डेजर्ट के नाम से जानते भी है। शुष्क मरुस्थल के लिए हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं कि यहाँ पर 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक हमें बारिश देखने को मिलती है। और अर्धशुष्क का मतलब है यहाँ पर 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक हमें बारिश देखने को। रोही के मैदान दरअसल राजस्थान के जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र हैं, उन पूर्वी मैदानी क्षेत्रों के क्या नॉर्थ, नॉर्थ तो कैसे आ जाएगा? नॉर्थ तो घग्गर वाला क्षेत्र है, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला। अब राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, जैसे मान लो ये राजस्थान है और रोही के मैदान यहाँ पर है। रोही का मैदानी क्षेत्र यहाँ पर है, जबकि नॉर्थ हम इसे बोलेंगे। आप इसे ना नॉर्थ कह सकते हो, ईस्ट कह सकते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और इन पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में भी ये रोही के मैदान किन दो नदियों के बीच का दोआबी क्षेत्र है, तो हम कहते हैं बाणगंगा और यमुना के मध्य दोआब क्षेत्र। यही था, यही था। फिर हमने कहा कि ये जो राजस्थान में जो थार का मरुस्थलीय क्षेत्र है, थार रीजन है,
ये थार डेजर्ट रीजन राजस्थान में किस लिए फेमस है? हमारे यहाँ पर बांगर संरचना होने के बावजूद ये किस लिए फेमस है? तो ये मिनरल्स के लिए बहुत बड़ा फेमस है। और मिनरल्स के लिए हमने देखा था कि यहाँ पर पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, वो खनिज तेल आ गया पेट्रोलियम में, ऐसा लिखना चाहो तो खनिज तेल, और जिप्सम, नमक। ठीक है। और इसके अलावा सोलर एनर्जी। इन तमाम कार्यों के लिए ये जो पूरा का पूरा रीजन है, ये क्या है? फेमस है। और हमने एक और चीज देखा था कल कि यहाँ पर जब सौर ऊर्जा के लिए बारे में बात करते हैं तो एक क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं मादा या तो आप हम्मादा कह दो, या फिर इसी को ही हम क्या कहते हैं, हम्मादा के नाम से जानते हैं। और यह हम्मादा या हम्मादा वाला क्षेत्र है क्या? क्या लिखा था? कंकड़ पत्थर युक्त कंकड़ पत्थर युक्त मरुस्थलीय क्षेत्र है। वो भी कैसा? पथरीला मरुस्थलीय क्षेत्र है। और इस कंकड़ पत्थर युक्त पथरीले मरुस्थलीय क्षेत्र में हमें एक पार्ट देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं सीज। सीज का मतलब है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन कहते हैं। और यह सीज वाला क्षेत्र इसलिए फेमस है, सौर ऊर्जा के लिए क्या है, बहुत बड़ा फेमस है। और एक सरकार एक योजना चलाती है, जाने के बाद में पढ़िएगा, अक्षय योजना। अक्षय ऊर्जा योजना पूरा नाम है। अक्षय, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। ठीक है, कि अक्षय ऊर्जा योजना दरअसल है तो है क्या, और यहाँ पर किसके लिए सबसे ज्यादा है? ये सोलर एनर्जी के लिए हमें बहुत ज्यादा फेमस देखने को। फिर हमने देखा कि इसी हमादा क्षेत्र में हमें एक क्या देखने को मिलती, लाठी सीरीज देखने को मिलती। और यह लाठी सीरीज है क्या? तो एक अंतः स्थलीय भूगर्भिक जल पट्टी है। अंतः स्थलीय भूगर्भिक जल पट्टी है। और यह अंतः स्थलीय भूगर्भिक जल पट्टी क्यों फेमस है? तो कहा कि यह एक मीठे जल का स्रोत है। यहाँ तक चीजें पढ़ चुके थे। अब हेडिंग डाल दो लाठी सी। अब तक आपने सिर्फ लाठी सीरीज के बारे में कल हमने ऐसे हल्का सा देखा ही था मामला। और अब रियल में हेडिंग क्या डाल देते हैं अपन? लाठी सीरीज डाल देते हैं कि दरअसल लाठी सीरीज है तो आखिर है क्या। पहले आप मैप को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर बाद की बात। अब अगर कोई हमें ये पूछे कि लाठी सीरीज दरअसल है, जैसलमेर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पोखरण। पर है। और जैसलमेर में एक दूसरी जगह पड़ती है जिसका नाम है मोहनगढ़।
इस पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ के बीच में हमें 60 से 65 किलोमीटर की एक अंतःस्थलीय भूगर्भिक जलपट्टी देखने को मिलती। और यह अंतःस्थलीय भूगर्भिक जलपट्टी किस नाम से जानी जाती है? लाठी सीरीज के नाम से जानी जाती है, जो प्राचीन सरस्वती नदी का ही क्या है, अवशेष माना जाती है। प्राचीन सरस्वती नदी का भूगर्भिक अवशेष के रूप में किसे माना जाता है? इस लाठी सीरीज को माना जाता है, जो एक मीठे जल की पट्टी के रूप में हमें फेमस देखने को इसी लाठी सीरीज पर एक जगह देखने को। बचपन में देखे थे बहुत सारी चीजें। क्या है? कस नहीं, पानी सींचने वाला नहीं होता है, हैंडपंप। और इसका नाम है चांदन नलकूप। क्या नाम है? चांदन नलकूप। और इस चांदन नलकूप को कहा जाता है थार का घड़ा। अगर कोई पूछे कि चांदन नलकूप को क्या कहा जाता है, हम क्या कहते हैं इसे? थार का घड़ा के नाम से जान। तो कहाँ पर है? इसी लाठी सीरीज के अंतर्गत हमें देखने को मिल भी रहा है। तो एक चीज, अगर हमें कोई इनडायरेक्टली रूप से अगर ऐसा सवाल, तो कहीं बहुत सारे कम बनते हैं, लेकिन मेंस के लेवल पर ऐसे सवालों के बनने की संभावना होती है कि लाठी सीरीज का महत्व समझाइए। और सवाल अगर 5 नंबर में पूछे तब तो बेसिकली फैक्ट लिख के आना होता है राजस्थान में तो। और अगर सवाल 10 नंबर में पूछे तो पूरा सा डिटेल्ड एनालिसिस करके लिख के आना होता है। और अगर यूपीएससी पूछे तब और थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि यूपीएससी के प्रश्नों के पूछने का लेवल थोड़ा सा अलग प्रकार का होता है। वो एनालिटिकल वाले पक्षों पर ज़्यादा जोर देता है बजाय फैक्ट वाले पक्षों पर। और राजस्थान में फैक्चुअल चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है बजाय एनालिटिकल वाले पक्षों पर। तो यदि कोई हमें ये पूछे कि दरअसल ये है क्या, की बात कर रहे हैं अपन लाठी सीरीज की, और ये लाठी सीरीज क्यों फेमस है, तो इनडायरेक्टली रूप से मैं अगर इसे समझाना चाहूँ तो ये लाठी सीरीज 3-4 कामों के लिए बहुत क्या है। अब वो 3-4 काम दरअसल है कौन कौन से? तो पहला तो ये जल के लिए फेमस है, ठीक है। और जल में भी कैसा है ये? मीठे जल के स्रोत के रूप में क्या है, फेमस है। तो अगर मैं जल के संदर्भ में बात करूं तो एक तो प्राचीन सरस्वती नदी का नाम आएगा, आ रहा है ना। एक नाम आया चांदन नलकूप का। चांदन नलकूप को क्या कहते हैं? हार का घड़ा कहते हैं। दूसरा, जहां पर अगर मीठा जल दिखेगा तो क्या वहां पर घास नहीं उगेगी क्या? क्षेत्र में घास उगती है। सेवण घास है, लिलोण घास है, यहाँ पर बहुत सारी घासें मिलती है, करड़ है, धामण है, ऐसी सारी की सारी क्या मिलती है, घास। तो दूसरा, अगर मैं इनडायरेक्टली रूप से कहूँ तो ये किसके लिए फेमस है? घास के लिए फेमस है। और घास में भी सेवण है, लिलोण है, करड़ है, धामण है,
ये सारी की सारी क्या है, यहाँ पर घास हमें देखने को मिलती है, ग्रासेस देखने को मिलती है ना। ये घास पौष्टिक घास है। ये जब सूखती है तब इसे ही क्या कहते हैं। तो विशेषता अलग अलग है सबकी। तो किसके लिए फेमस है दूसरा, घास के लिए। और ये जो सेवण घास है ये सर्वाधिक किस जिले में है पाएगा, और उसके बाद में किस जिले। अब एक और डिस्ट्रिक्ट आ गया, तो ये सर्वाधिक रूप से कहाँ पर है, हाँ, और उसमें भी सर्वाधिक कहाँ पर है, तो जैसलमेर के पोखरण में ये घास क्या है हमें सर्वाधिक देखने को। यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, पता चल गया। अब ये जो सेवण घास है ना, यह सेवण घास गोडावन पक्षी की सबसे बड़ी शरण स्थली मानी। गोडावन पक्षी का तो नाम, गोडावन पक्षी की सबसे बड़ी शरण स्थली के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस घास वाले क्षेत्र में हम क्या देखने को मिलेगा, पक्षी। और पक्षी है तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा पक्षी है, उड़ावन पक्षी। और ये गोडावन पक्षी क्या है, राजस्थान का राज्य पक्षी है। ठीक है? हमारा स्टेट बर्ड कौन सा है, गोडावन ही तो है ना। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं, इसे ही हम शर्मिला पक्षी भी कहते हैं। शर्मिला पक्षी, शर्माता बहुत है इसलिए शर्मिला पक्षी। अच्छा, हमारा जो नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है, वो कौन सा है, मोर। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है ना। लेकिन जब हमारे यहाँ पे नेशनल बर्ड का चूज किया जा रहा था उस समय गोडावन का भी नाम क्या था उस लिस्ट में शामिल था, लेकिन इसके अंग्रेजी नाम को देखते हुए इसको शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि इसका नाम के पीछे आता है बस्टर्ड। बस्टर्ड, अगर बस्टर्ड की जगह वो BUSTARD जगह BAS लिख ले तो बास्टर्ड, यानी कि एक स्टेट पक्षी कहीं बार सिर्फ वो नाम की वजह से ही मतलब अर्थ ना बदल दे कोई लोग, तो मामला थोड़ा सा क्या हो जाता था, उलट जाता था, इसलिए इसको चेंज किया गया था। ठीक है, नाम में पहले शामिल भी था। फिर अगला ये फेमस है खनिजों के लिए, और यहाँ पर मुख्य रूप से हमें दो खनिज देखने को मिलते हैं जो इस लाठी सीरीज में बड़े फेमस है। एक तो है चूना पत्थर और एक है रॉक फॉस्फेट। कितने खनिज है, चूना पत्थर के लिए एक जगह बड़ी फेमस है यहाँ पर, सोनू, या कहीं जगह इसे सानू लिखा हुआ मिल जाएगा, या तो सोनू कह दो या फिर सानू कह दो। और रॉक फॉस्फेट के लिए एक जगह फेमस है बिरमानिया। ये दोनों चीजें इसके लिए थोड़ी सी क्या है, फेमस तौर पर भी हमें देखने को। यहाँ तक चीजें समझ में आई। अगर कोई पूछे कि लाठी सीरीज है क्या, तो हम क्या कहेंगे, जैसलमेर में पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ के बीच में जो एक 60 से 65 किलोमीटर एक अंतः स्थलीय भूगर्भिक जो जल पट्टी है, उसी अंतः स्थलीय भूगर्भिक जल पट्टी को हम लोग लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं। यह लाठी सीरीज प्राचीन सरस्वती नदी का भूगर्भिक अवशेष मानी जाती है। ठीक है,
तो एक मन में कई बार सवाल आना चाहिए कि इस प्राचीन सरस्वती नदी का जो मार्ग खोजने का काम किन व्यक्तियों को दिया गया था? थोड़ा घर से ढूंढ पता चले तो सही। क्या आप ढूंढ पाते हो या ढूंढ पाते हो? हाँ, 2 व्यक्ति थे, नाम ढूंढ करके बताइएगा कल मुझे। तो लाठी सीरीज क्या है? प्राचीन सरस्वती नदी का भूगर्भिक अवशेष है। यह किन किन के लिए फेमस है? तो पहला तो ये जल के लिए फेमस है। तो जल में भी एक तो बात कर दी अपने कि ये प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष है, और दूसरा यहाँ पर हमें एक चांदन नलकूप देखने को मिलता है, और यह चांदन नलकूप राजस्थान में हार के घड़े के रूप में जाना जाता है। दूसरा, जहाँ पर मीठे जल का स्रोत होगा वहां पर घास पास में उगेगी ही उगेगी, और यहाँ पर सेवण है, लीलोण है, करड़ है, धामण है, इस प्रकार की क्या मिलती है? घासें हमें देखने को मिल जाती है। और सेवण घास राजस्थान में सर्वाधिक पोखरण जैसलमेर में हमें देखने को, ये कई बार सवाल पूछा है। वो लिखता है कि राजस्थान में सेवण घास सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए जैसलमेर, बी बाड़मेर, सी और कुछ लिख देगा, डी में पोखरण लिख लेगा। भाई तो कहीं लोग क्या होते हैं, सीधा टिक किसको मार के आते हैं? जैसलमेर को। जबकि है क्या? जैसलमेर के पोखरण में सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए। और पोखरण में सेवण घास ज्यादा है। और सेवण घास किस पक्षी की शरण स्थली के रूप में जानी जाती है? गोडावन पक्षी की शरण स्थली के रूप में जानी जाती है। और गोडावन पक्षी राजस्थान का राज्य पक्षी के तौर पर हमें देखने को मिलता भी है। फिर इस क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिलते हैं? खनिज। और यहाँ पर मुख्य रूप से हमें 2 खनिज देखने को मिलते हैं। एक तो है चूना पत्थर है, लाइमस्टोन है, और दूसरा रॉक फॉस्फेट है। रॉक फॉस्फेट के लिए बिरमानिया बड़ी फेमस है, और चूना पत्थर के लिए सोनू या सानू नामक स्थान यहाँ पर हमें बड़ा फेमस तौर पर देखने को मिलता भी है। चूना पत्थर क्या है? हम कहते हैं चूना पत्थर एक प्रकार की अवसादी चट्टानी स्ट्रक्चर है। हाँ, चूना एक प्रकार का सेडिमेंट है। अवसाद, अवसाद से क्या बना? अवसादी चट्टाने बनी। तो चूना पत्थर क्या है? एक प्रकार की अवसादी चट्टाने है, क्षेत्र है। हाँ? तो यहाँ पर थोड़ी चीजें ये भी ध्यान रखने वाली बात। अब ये गोडावन पक्षी से एक करंट में बहुत बड़ा सवाल बन सकता है ना? तो करंट में 2 सवाल है यहाँ से गोडावन पक्षी से। करंट में 2 सवाल क्या है? पहला सवाल तो यही है कि इस गोडावन पक्षी के लिए एक स्मारक बनाया जा रहा है। स्मारक समझते हैं ना? नहीं, अरे शहीदों के लिए नहीं बनाते स्मारक, पे लिखा हुआ मिलता है शहीद स्मारक। हाँ, तो गोडावन पक्षी का एक स्मारक बनाया जा रहा है। और ये गोडावन पक्षी का स्मारक कहाँ पर बन रहा है? आंसर होगा डेगराय। ऐसे हिंदी में नाम देगराय है ना, तो अपन भी हिंदी में देगराय लिखें। देगराय की ओरण। और ये कहाँ पर है? तो विश्व में पहली बार कहीं पर गोडावन पक्षी के लिए स्मारक जो बनाया जा रहा है ना, वो जैसलमेर के देगराय की ओर। देगराय एक मंदिर है वहां पर। उस ओरण समझते हैं? जो मंदिरों के लिए छोड़ी गई भूमि होती है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओरण के नाम से जानते हैं। और वहां पर क्या बनाया जा रहा है? गोडावन पक्षी का स्मारक हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कहीं थोड़े साल पहले की बात है। करंट अफेयर का मामला बहुत अच्छा था, जिस पर काम चालू हो चुका है ना, पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। दूसरा, राजस्थान में गोडावन पक्षियों की संख्या में कमी आ गई। तो हम पढ़ते हैं, एक रिपोर्ट आती है, फॉरेस्ट रिपोर्ट। हर 2 साल बाद में एक फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की जाती है, जहां पर वनों और उससे समस्याओं को निर्धारित किया जाता है। और उस रिपोर्ट के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया था कि गोडावन पक्षी की संख्या में कमी के कारण वर्तमान में आर्टिफिशियल ब्रीडिंग सिस्टम, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग सिस्टम का मतलब है जो कृत्रिम गर्भाधान की पद्धति है, उस आर्टिफिशियल ब्रीडिंग सिस्टम के माध्यम से इस गोडावन पक्षी के 16 चूजों को, चूजे समझते हैं ना, इन 16 चूजों को क्या किया जा रहा है? तैयार किया जा रहा है, जो जैसलमेर के सम के मोखला गांव में हमें देखने को। ये भी क्या है? करंट अफेयर का एक अच्छा सवाल बन सकता है यहाँ से।
इतनी चीज़ें कंप्लीट है तो छापिए इसको फिर।